हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अवेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 जो ज्योग्राफी है, भूगोल के चैप्टर नंबर 5 का एक नया टॉपिक, भारत में भूमि उपयोग। मतलब भारत में भूमि उपयोग कैसे होता है, तो भूमि के उपयोग के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही बात आती है कि भूमि उपयोग के बारे में, कि भारत में भूमि उपयोग है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पर भू उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब भू उपयोग कैसा होगा, तो इसे हम दो तरीके से बांट देते हैं। कैसे दो तरीके से बांट देते हैं कि आप कहेंगे कि सर इसमें हमने दो तरीके बांटे, कृषि में और गैर कृषि में। ये दो तरीके आपके सामने हो सकते हैं, कृषि और गैर कृषि। तो हम गैर कृषि के कई सारे टाइप यहां पर देखेंगे। गैर कृषि में कैसे चरवाहे हैं या चरगाहे हैं, उनको बनाने में, झाड़ियां वाड़ियां लगाने में, जंगल वंगल लगाने में। वैसे बाकी सारी लैंड का उपयोग किसमें होगा, कृषि में, मतलब कि खेती करने में इसका उपयोग किया जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, दो तरीके से आप बांट लेंगे। मतलब किसी ने पूछा कि भूमि उपयोग आप बताएंगे तो क्या किसमें किसमें होगा, तो आप कह सकते हैं कि कृषि में होगा और कृषि के अलावा अन्य चीजें होंगी। ये दो तरीके। अन्य चीजें क्या क्या होंगी, कैसे कैसे जमीन का उपयोग होगा, तो उनको हम एक एक करके यहां पर पढ़ने वाले के करके उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई क्या होगा, तो गैर कृषि के अंदर हम बात करें। ये सारी चीजें किसमें आई, गैर कृषि के अंदर। सबसे पहले आया वन प्रदेश, है ना, फॉरेस्ट रीजन के बारे में बात करेंगे। वन प्रदेश का मतलब क्या होगा कि जहां पर जो जंगल रहते हैं, जंगल लगा दिए गए हैं, उनमें भी तो जंगल भी कहां लगाए जाएंगे, कहीं ना कहीं जमीन पर लगाए जाएंगे। तो फॉरेस्ट रीजन के अंदर हम बात करेंगे। क्या हो गया, जहां कानूनी तौर पर वनों का विस्तार घोषित किया जाता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, वन प्रदेश कहलाता है। तो ये वन वाली बात आ गई और जंगल वाली बात आ गई कि वन और जंगल के अंदर, है ना, वन और जो जंगल है, जहां पर भी पेड़ पौधे, एक डेंसिटी होती है, जंगल घोषित कर देंगे कि भाई इतने एरिया में ऐसे पेड़ लगे हों कुछ, तो वो जंगल। तो उसी को हमने क्या कहा, कानूनी तौर पर। कानूनी तौर पर क्या होगा कि इसके कुछ नियम कायदे होंगे। तो उस नियम कायदों के तौर पर जब वनों का विस्तार घोषित कर दिया जाता है, तो वो क्षेत्र वन प्रदेश कहला जाएगा। परंतु यह आवश्यक नहीं कि वहां वास्तविक रूप से वन पाए जाएं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये पूरा एरिया क्या कर दिया कि उन्होंने वन प्रदेश घोषित कर दिया ना पूरा। हो सकता है कि यहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे जंगल हो, फिर यहां पर झीली ला गई हो, फिर यहां पर बहुत सारे जंगल हो, यहां पर पहाड़ आ गए हो। तो ये पूरा एरिया क्या हो गया, इसको वन प्रदेश घोषित कर दिया। और साथ में क्या कहा गया कि जरूरी नहीं कि वास्तविक रूप में वहां पर जंगल हो। वन प्रदेश घोषित किया गया है कि हो सकता है वहां पर हम प्लांटेशन करें, वहां पर हम पेड़ पौधे लगाएं और बाद में जंगल डेवलप करें। हो सकता है पहले जंगल रहा हो, कट गया हो सकता है वहां पर पहाड़ियां, हो सकता है वहां पर झील हो या जमीन ऐसी खाली पड़ गई हो, लेकिन घोषित कर दिया गया है तो वो क्या हो जाएगी, वन प्रदेश हो जाएगी। वनों के अंतर्गत फैले हुए विस्तृत चारागाह भी इसमें सम्मिलित होते हैं। अपने गांव में देखा होगा, जानवर लेकर लोग जाते हैं कि बोले जंगल में हम जानवर चरा कर आते हैं। तो जानवर कहां चराएंगे, पेड़। तो ये बीच में आप देख पा रहे हैं जगह पड़ी है, तो ये घास वास ऐसे चरते हुए चले जाते हैं। तो ऐसे कई सारे खाली जगह आपको देखने को मिल सकती है कि नदी है, तालाब है, उसके आसपास मैदान पड़ा हुआ है, ये सब क्या हो जाएंगे, वन प्रदेश का पार्ट हो जाएंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत वन क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है। वृक्षारोपण क्या हो गया, जो खाली क्षेत्र पड़े होते हैं, जिस जमीन का उपयोग नहीं करते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा कि आपका जो वन क्षेत्र है उसमें वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ोतरी हुई है। और ये सही भी है, क्योंकि हम पेड़ पौधे लगाते हैं। आपने देखा होगा नर्सरी लगती है, आपने देखा रोड के किनारे ऐसे रोड निकल जाते हैं, सरकारी नर्सरियां यहां पर रहती हैं। तो कुछ तो वो पौधे लगा कर बेचती भी है, और जब नहीं बिकते हैं या नहीं बेचना होते हैं तो उनको दिया जाता है एरिया के, बोले आपको ये वाले इलाके में प्लांटेशन करके देना है। तो यहां पर वो पौधे तैयार कर रहे हैं, दूसरे लोग खरीद भी सकते हैं। साथ ही साथ क्या करेंगे, वो यहां पर ऐसे पेड़ लगा देंगे। ये सब क्या हो जाएगा, इलाका ये अब एक नया वन क्षेत्र बन जाएगा। तो इससे क्या हुआ, वन क्षेत्र में वृद्धि होती है, वन एरिया बढ़ता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे अधिक वनों का जो प्रतिशत है वो कहां देखने को मिलेगा, आपसे पूछा सकता है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में आप देख पाएंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक मिजोरम में देखेंगे। आपसे पूछा तो आपको नंबर 1 के हिसाब से लिखना है। सबसे पहले मिजोरम, नंबर 2 पर आपको आएगा नागालैंड, और नंबर 3 पर आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो मना याद कर लेंगे, है ना, क्या याद कर लेंगे, मना। ये सिक्वेंस है, क्या हो गया, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि 3 सर्वाधिक जंगलों वाले क्षेत्र या वनों के प्रतिशत वाले राज्य बताइए, तो मना, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, है ना। क्या करना है, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश।
ये आपको मना याद करना है। क्लियर है बात यहां तक कि प्रतिशत के मामले, अगर एरिया के मामले में कभी पूछ लिया तो एरिया के मामले में क्या होगा, तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा। अब देखो ये कैसे निकालते हैं, ये कैसे है, क्षेत्रफल के हिसाब से। कैसे है, क्षेत्रफल के हिसाब से। और ये वाले राज्य कैसे आ रहे हैं, ये वाले राज्य आ रहे हैं आपके प्रतिशत के हिसाब से। कैसे आ रहे हैं, प्रतिशत के हिसाब से। प्रतिशत का मतलब क्या होगा, अगर हम यहां पर देखते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होगा, या क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा। प्रतिशत का मतलब क्या होगा कि अब ये नागालैंड इतना सा तो राज्य है, अब इसमें से भी मान लो कि इतने राज्य में है ना, मान लो कि इसका पूरे का जो क्षेत्रफल हमने मान लिया 100 किलोमीटर स्क्वायर है ना, 100 किलोमीटर स्क्वायर है। तो यहां पर मान लो कि अब 80 किलोमीटर स्क्वायर में आपको 1 देखने को मिले, तो अब ये इसका कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो आपने तुरंत निकाले, कह दिया कि सर 80% हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कैसे निकालेंगे। लेकिन इसका एरिया बहुत बड़ा है, अब मान लो हो सकता है इसका एरिया है 10,000, सिर्फ मानने की बात कर रहा हूं मैं, है ना, एक्चुअल में इसका एरिया बहुत बड़ा है ना, 10,000, और यहां पर वन लगे हुए 500 किलोमीटर स्क्वायर में, तो इसकी तुलना में यहां पर वन तो ज्यादा है, लेकिन जब आप मध्य प्रदेश में के टोटल क्षेत्रफल के हिसाब से उसका परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज कम हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे कि जंगल आपको देखने को मिलेंगे 70,000 वर्ग किलोमीटर में आप देख पाएंगे, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, परसेंटेज आपको कम देखने को यहां पर मिलेगा। तो परसेंटेज ज्यादा कहां देखने को मिलेगा, हमेशा उत्तर पूर्वी राज्यों में। क्लियर बात यहां तक की। अब दूसरा क्या है, एक तो वन क्षेत्र हो गया, दूसरे क्या है, कृषि अयोग्य भूमि, लैंड नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, मतलब ऐसी जमीन जो कृषि के लिए फिट नहीं होती है, कृषि के काम में नहीं आती है। ऐसी जमीन के 2 वर्ग हैं, वह भूमि जो कृषि प्रयोजनों अर्थात अन्य उपयोग में ली गई है, कृषि के अतिरिक्त जो और काम में ली गई है वो हो गई, और इसके अलावा क्या हो गई, बंजर या अयोग्य भूमि जिसका उपयोग खेती में हम कर नहीं सकते। अब इन दोनों के ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे, कैसी गैर प्रयोजनों के अंदर हम बात करेंगे, और बंजर और अयोग्य भूमि क्या कहलाती है। सबसे पहले बात करें कृषि गैर परियोजनाओं में भूमि, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, मतलब जो जहां पर कृषि के अतिरिक्त या कृषि के अलावा या गैर कृषि कार्य होंगे, वहां पर जिस जमीन का उपयोग हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी, वो कृषि के गैर कृषि कार्यों में उपयोग होने वाली हो जाएगी। इस वर्ग में भूमि का उपयोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में किया जाता है। कैसे कैसे अन्य कार्य, जैसे नहर बना दी कृषि के अलावा, सड़क बना दी, कारखाने खोल दिए, रेल निकाल दी, नगर बसा दिए, अन्य बस्तियां बना दी। तो अगर इन सब के विस्तार को अगर हम देखें तो ये सब क्या होगा, इसमें आप कहीं खेती कर रहे हैं क्या, बस्ती में खेती कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो क्या हो गई, गैर कृषि खेती हो जाती है। इस प्रकार की भूमि तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आपको अधिक देखने को मिलेगी, है ना। नाम याद रखेंगे जरूर, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र में आपको, इन राज्यों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। दूसरा पार्ट था, हमने देखा था बंजर तथा कृषि रहित भूमि, है ना, ऐसी जमीन जहां पर खेती नहीं करते हैं, खेती की उपयोगी नहीं होती है वो जमीन। बंजर भूमि वो कहलाती है जिस पर हम कुछ पैदा ही नहीं कर पाते, मतलब कृषि के अयोग्य होती है। ऐसी जमीन जैसे ये पड़ी है ना, ये क्या हो जाएगी, इसको आप बंजर कहेंगे। क्या कहलाएगी, बंजर, जहां पर हम खेती नहीं कर पाते वो बंजर जमीन कहलाती है। भारत में तकनीकी विकास के साथ साथ इस भूमि में कमी आई है। बंजर कब रहेगी, बंजर खास तौर से अगर जल की कमी है वहां पर, सिंचाई की कमी है वहां पर, तो इस कारण से क्या हो जाएगी, वो जमीन बंजर हो जाएगी। तो तकनीकी विकास हुआ तो हमने टेक्नोलॉजी लाए, जमीन को अल्टा पलटा, पानी डाला, स्प्रिंकलर से पानी डाला, जैसे राजस्थान में देखेंगे तो आपको बंजर जमीनें बहुत देखने को मिलेंगी। लेकिन अब तकनीकी आ गई है, नहर डल गई है, इन सब माध्यमों से जैसे ही टेक्नोलॉजी उसमें आती चली जाएगी तो क्या होगा, जैसे ही टेक्नोलॉजी आती जाएगी तो फिर पानी की व्यवस्था होती जाएगी, कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करेंगे, खेती होना स्टार्ट हो गई, उसका उपयोग करने लगे, तो बंजर जमीन क्या हो गई, वो घट गई। मान लीजिए कि ये इतना बड़ा इलाका बंजर का था और यहां पर इतने में हमने खेती करना स्टार्ट कर दिया, तो बंजर की एरिया में क्या हुई, कमी हुई। तो बंजर भूमि के क्षेत्र में क्या हो रही है, धीरे धीरे कमी आ रही है। बहुत सी बंजर भूमि में खाद देकर, सिंचाई और उत्तम बीजों का उपयोग करके इसे कृषि योग्य बनाया जा रहा है। नागालैंड, मणिपुर एवं मेघालय में ऐसी भूमि आपको अधिक देखने को मिलेगी जहां पर हम खेती नहीं कर पाते हैं, बेकार है। अन्य कृषि रहित भूमि, है ना, सबसे पहला अपन ने क्या क्या देख रहे हैं यहां पर, सबसे पहली बात हो गई हमारी, हमने वन प्रदेश देखे, दूसरी हमारी बात हुई कृषि अयोग्य भूमि के बारे में। अब हम तीसरा देखेंगे अन्य कृषि रहित भूमि, मतलब ऐसी और जमीन जो नॉन एग्रीकल्चर है। यह वह भूमि है जहां पर कृषि नहीं की जाती है, जहां पर आप खेती नहीं करते। इस प्रकार की भूमि में क्या होता है, स्थायी चारागाह होते हैं, झाड़ झंखाड़ होते हैं, कृषि योग्य बंजर भूमि भी शामिल होती है, जो हमने अभी लास्ट हेडिंग में देखा हुआ है। चारागाह क्यों जरूरी हो जाते हैं, तो चारागाह इसलिए जरूरी है कि भाई जो जानवर रखते हैं उनको हम कहाँ
पालेंगे पोसेंगे, कहां खाएंगे? तो इन जानवरों के लिए चारागाह जरूरी होता है जहां पर ये चरने जाते हैं। तो ये चारागाह जो है वो भी क्या है, कृषि के अतिरिक्त है। हालांकि कई लोग ये कहते हैं कि पशुपालन कृषि का पार्ट होता है, लेकिन वो कृषि से थोड़ा सा अलग है। तो ये चारागाह, झाड़ियां वगैरह हैं, ये सब क्या होंगी, अन्य कृषि रहित भूमि का पार्ट हो जाती हैं। इसको भी अलग अलग दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे क्या, स्थायी चारागाह या अन्य चराई भूमि है ना, परमानेंट और जो टेम्परेरी है उनके बारे में हम देखेंगे। पशुओं के लिए चारे की कमी के कारण इस भूमि का विस्तार हो रहा है। ये जमीन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पशुओं के लिए चारे की, अब ये तो देखो दो तरीके का चारा होता है, एक तो ये ऐसे चर लेती है, एक होता है भूसा। आपने सुना होगा भूसा कैसे, फसल का हम बचा कर रख लेते हैं, उसी से हम अपने जानवर पाल पाते हैं। तो ऐसी जमीन भी चाहिए क्योंकि उनके लिए चारे की उपलब्धता हो नहीं पा रही है, चारा मिल नहीं पा रहा है, और उनके चारे की उपलब्धता करने के लिए, उनको चारा देने के लिए लोग चारे की खेती भी करने लगेंगे। चारा लगाते हैं, काट कर फिर जानवरों को खिलाएंगे। तो इस कारण से क्या हो रहा है, चारागाह जो है उनका विस्तार हो रहा है। इस प्रकार की भूमि सबसे अधिक आपको कहां देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। मतलब चारागाह वाली जो जमीन है वो कहां देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में। अनेक स्थानों पर इस भूमि को साफ करके क्या कर रहे हैं, खेती के लायक बनाया जा रहा है, खेती भी उस पर की जा रही है। दूसरा पार्ट क्या है, फुटकर वृक्ष, फसलों और उपवन के अधीन भूमि। इसके अंतर्गत वह भूमि सम्मिलित की जाती है जिस पर बाग और अनेक प्रकार के पेड़ और झाड़ झंखाड़ है। मतलब बगिया लगा दी, जिसे हम लोग कर देते ना कि बोले खेती नहीं कर पा रहा है, बोले अमरूद का बाग लगा दो, क्या होगा, बोले इससे आमदनी हो जाएगी, अमरूद टूटेगा तो फिर हमारी आय बढ़ जाएगी। कुछ लोग लगा देते हैं, बोले आंवले का बाग लगा दो, आंवला लगा दो। कुछ लोग आम के बगीचे तैयार करते हैं, कुछ लोग पाइनएप्पल के बगीचे तैयार करते हैं, कुछ लोग नारियल के बगीचे तैयार करते हैं। तो यहाँ क्या है, जब ये आपने गार्डन तैयार कर दिए, बगीचे तैयार कर दिए, तो फिर आपको वो जमीन खेती के लिए उपयोग में नहीं रहेगी क्योंकि उसमें पेड़ लग गए हैं। तो ये सारी जमीन क्या हो जाएगी, ये अगर हमने कहीं बगीचे लगा दिए तो ये क्या होगा, उपवन बाग लगा दिए। इस कारण से भी वो जमीन है वो गैर कृषि कार्य की हो जाती है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए इस भूमि के बहुत बड़े भाग पर कृषि होने लगी। कैसे करने लगे हैं उदर पूर्ति की, कैसे, देखो मैं बताता हूं कैसे कृषि करने लगे हैं इस पर। मान लो कि ये एक बागान है और यहां पर ये आम का पेड़ लगा हुआ है, ये ऐसे लगाते हैं, कुछ पेड़ से पेड़ की कुछ दूरी रहती है। इस तरीके से जब आप बगीचा लगाते हैं तो प्लांटेशन कुछ ऐसे करना पड़ता है कि भाई 20 फीट, यहां पर 20 फीट की दूरी आ जाएगी और यहां पर 20 फीट की दूरी, यहां पर 20 फीट की दूरी, यहां पर 20 फीट की दूरी। तो अब क्या करेंगे, जो खाली जमीन यहां पर पड़ी है तो इस पर यहां पर ऐसे जुताई करके और यहां पर फसल लगा देंगे, यहां पर फसल लगा देंगे। तो अब जो चूंकि जनसंख्या बढ़ गई है तो उनकी उधर पूर्ति, मतलब भूख मिटाने के लिए, उनकी जो खाने की व्यवस्था करने के लिए लोग अब बागानों में भी थोड़ी थोड़ी खेती करने लगे हैं। इस प्रकार की भूमि आपको सर्वाधिक कहां देखने को मिलेगी, तो सर्वाधिक आप गुजरात में देख पाएंगे। ऐसी जमीन आपको सर्वाधिक गुजरात में देखने को मिलेगी। कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य परंतु बंजर भूमि, मतलब उस पर खेती तो हो सकती है लेकिन बंजर हो गई। इस भूमि का उपयोग किसी काम में नहीं किया जा सकता, परंतु अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में तकनीकी की सहायता से, उत्तम खाद बीज सिंचाई की सहायता से क्या करने लगे हैं, खेती। ये देख पा रहे हैं ना। तो अब ऐसे हम कुछ करके इस पर खेती करने लगे हैं। तो ऐसी भूमि जो कृषि योग्य थी लेकिन बंजर हो गई है, उस पर भी हम कुछ खेती करना स्टार्ट कर दिए। अब एक चीज आती है जिसको कहेंगे परती भूमि, है ना। जो जमीन के हम क्लासिफिकेशन भूमि का जो उपयोग देख रहे हैं, तो उसमें एक और तरीका आएगा जिसे परती भूमि, है ना, फैलो लैंड कहलाती है। परती भूमि का मतलब क्या होता है, वह भूमि जिस पर पहले तो हम खेती करते थे, उस पर हम फसल उगाते थे, लेकिन अब खेती नहीं करते हैं। क्या होता है, बार बार खेती करते रहने से जमीन की जो उर्वरक क्षमता है, फर्टिलिटी है, वो खराब होने लगती है। तो हम कई बार उसको खाली छोड़ देते हैं, 1-2 साल बोले उस पर खेती नहीं करेंगे। जब उस पर हम खेती नहीं कर रहे हैं, जो हमने ऐसे ही छोड़ दी है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको परती कहा जाता है, कि छोड़ दी गई जमीन जिस पर अभी हम खेती नहीं कर रहे हैं, अगले 1-2 साल बाद करेंगे, वो परती कहलाती है। अगर निरंतर कृषि की जाए तो भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो क्या करते हैं, भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, और ऐसी खाली छोड़ी गई जमीन को क्या कहते हैं, परती कहलाती है। इसके दो आपको टाइप देखने को मिलेंगे, एक वर्तमान परती और एक पुरानी परती भूमि। वर्तमान परती में आप क्या देखेंगे, तो वर्तमान परती वह भूमि जो पिछले कई वर्षों से परती में पड़ी हुई है, कई सालों से पड़ी हुई है। जमींदारों और जो जमींदारों की जो स्वार्थपूर्ण नीति थी, तो कृषकों की निर्धनता, भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास, जल की अनुपलब्धता के कारण भूमि लंबे समय से परती पड़ी हुई है। इस तरीके की परती भूमि जो पड़ी हुई है वो वर्तमान परती है। कि अभी जो आप देखें, जो अभी वर्तमान में जो चलन आ गया है, तो इससे
तो इस पे क्या है कि उत्तम बीज, पर्याप्त खाद, सिंचाई, इन सब के कारण से भूमि को उपजाऊ बना लेते हैं। तो अब हम परती छोड़ते कम है, वर्तमान में परती जमीन आपको कम देखने को मिलती है। पुरानी परती क्या जमाने से पड़ी हुई है, गांव में ग्राम समाज की जमीन हो गई, तो ऐसी पुरानी परती जमीनें कहलाती है। अब आता है निबल बोया गया क्षेत्र, नेट सोन एरिया, मतलब बिल्कुल वो एक्यूरेट क्षेत्र जिस पर हम वास्तविक रूप से क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो वो अब क्षेत्र क्या हो गया, इसके पहले हमने सारी बातें कर रही कि जंगल झाड़ी और ये फलाना ठिकाना, अब कृषि वाला वास्तविकता में कृषि के लिए उपयोग किया गया क्षेत्र जिसको आप नेट या निबल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। इसे कुल कृषित भूमि या कुल बोया गया क्षेत्र भी कहते हैं। मतलब वो इलाका जिस पर लगातार खेती होती है, जिस पर हम बुवाई करते हैं, कटाई करते हैं, वो निबल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। भारत में वर्तमान में लगभग 46% भूभाग निबल बोया गया क्षेत्र है। मतलब 46% जो खेती पूरे भारत का जो है ना, उसमें सिर्फ 46% पर ही क्या हो रही है आपकी शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो होता है वो ये आपका क्या कहलाता है, इसको आप निबल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। सबसे अधिक निबल बोया गया क्षेत्र आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, खेती में बहुत अच्छा राज्य है। हरियाणा में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, जबकि बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में 48 से 50% तक ही आपको निबल बोया गया क्षेत्र देखने को मिलता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में निबल बोए गए क्षेत्र का जो केंद्र है, मतलब वो आपको क्षेत्रफल जो है वो कम देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, उत्तर पूर्वी राज्य जो है जिनको आप 7 बहनें कहते हैं, या हम नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स की बात कर लें या नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, तो यहां पर ये क्या है, सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं। पहाड़ी क्षेत्र हैं तो पहाड़ों पर खेती नहीं की जाती, तो ये लोग क्या करते हैं, पहाड़ों पर ऐसे सीढ़ीनुमा खेत बनाकर उस पर खेती करते हैं। तो अपने काम की चीजें ये उगा लेते हैं, लेकिन शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपको उत्तर पूर्वी राज्यों में कम देखने को मिलता है। तो ये हमारा टॉपिक था कि भूमि उपयोग क्या है, तो उसको हमने यहां पर खत्म किया। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और हमारे जो कोर्सेज हैं, टॉप कोर्सेज, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, ये सारे क्या है आपके कि ये सारे कोर्स आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं। कहां पर, हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो ये वीडियो आप कहां देख रहे हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, हमारे एप्लीकेशन पर, हमारी वेबसाइट पर, सभी जगह आप इनको बिल्कुल निःशुल्क में देख सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। इसके अलावा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर, वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने से फायदा क्या होगा कि आपको आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। बुक्स, ई बुक्स, और अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर जाकर क्लिक करें और अपनी बुक्स और ई बुक्स के लिए अपना फॉर्म फिलअप करें। धन्यवाद।